12 तारीख को हम चीफ मिनिस्टर से मिले थे और चीफ मिनिस्टर को इसलिए मिले थे कि हरियाणा में सरसों और गेहूं की फसल की खरीद होनी थी और सरकार ने एक ऐसी चिट्ठी निकाल दी थी कि गेहूं की खरीद के अंदर लोगों के सामने बहुत बड़ी परेशानी होनी थी। 229 के करीब खरीद केंद्र बनाए हुए थे, जिन्हें फोकल पॉइंट भी कह देते हैं, और वो बड़े बड़े गांव में बनाए गए थे। बनाए थे किसान को अपनी फसल बेचने में दूर दराज मंडियों में ना जाना पड़े। व्यापारी अपना लाइसेंस वहाँ उस फोकल पॉइंट का लेकर के आता था और किसान उस फोकल पॉइंट पे जाके अपने आड़तियों को अपनी गेहूं बेचता था और उनको सरकार ने बंद कर दिया था। एक नोटिस जारी कर दिया कि ये खरीद के अंदर जो है इनको हम इसलिए नहीं आगे चालू रख सकते कि वहाँ पे ना तो कोई बायोमेट्रिक हो सकती थी, ना कोई गेट पास कर सकते थे। इससे व्यापारी को भी परेशानी थी, किसान को परेशानी थी। मुझे व्यापारियों ने भी, किसानों ने मिलकर के अपनी समस्या मेरे सामने रखी और मैंने इसके लिए मुख्यमंत्री से समय मांगा था कि हमारा एक डेलीगेशन आपसे मिलना चाहता। हम उनसे मिले और हमने उनके सामने सारी बात रखी। जब मैंने उस चिट्ठी का हवाला दिया तो मुख्यमंत्री कहने लगा मेरे नोटिस में नहीं है। जबकि इतना बड़ा फैसला सरकार ले रही है और मुख्यमंत्री के नोटिस में नहीं है, ये भी एक हैरानी वाली बात थी। मैंने उनको चिट्ठी दी, मैं क्या आप ये चिट्ठी पढ़ लें, क्या लिखा है इसमें। मुझे कहने लगा कि मैं इस पर विचार करूंगा। ये पहला मुख्यमंत्री मैंने देखा है कि डेलीगेशन जब मिलने गया तो मुख्यमंत्री के पास कोई अधिकारी नहीं था। जबकि कोई भी डेलीगेशन सरकार से मिलने जाता है तो मुख्यमंत्री से अगर मिलने जाएगा तो उसका पीएस मिलेगा, आपको एडिशनल पीएस मिलेगा उसका, या जिस सिलसिले में आप मिलने जा रहे हो उस डिपार्टमेंट का एएसएस मिलना चाहिए था। कोई अधिकारी नहीं था इनके पास। तो मैंने उनसे कहा कि आप कह रहे हो कि हम विचार करेंगे, बाहर प्रेस के साथी खड़े हैं, वो मेरे से पूछेंगे क्या विचार करोगे आप इस पर, ये मंडियां चालू रहेगी कि इनको बंद कर दोगे। तो कहने लगा नहीं, बंद नहीं होने देंगे, मंडियां चालू रहेगी। मैंने बाहर आपको आकर के बताया भी था, लेकिन हैरानी की बात है मुख्यमंत्री ने हमारे आगे हाँ भरी। आज भी वही आदेश है, जितने भी आड़ती थे उनको अब तक उनके लाइसेंस रिन्यू नहीं करके दिए। खरीद के अंदर जो है उन पे बायोमेट्रिक नहीं हो सकती, उसके लिए बहुत सारी दिक्कतें आएगी। एक आदेश और, फरमान और जारी कर दिया कि आप ट्रैक्टर जो लेकर के जाओगे उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन भी साथ में होगी और उसके साथ उसका नंबर भी लगा होगा। इनको इस बात की जानकारी नहीं है कि किसान के पास ट्रैक्टर तो हो सकता है, ट्रॉली भी मांग करके लेकर के आता है। हर आदमी के पास ट्रॉली अपनी नहीं है, हर एक के पास ट्रैक्टर भी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रैक्टर किराए भाड़े पे चलते हैं, उन ट्रैक्टरों में अपना माल ढुलाई करते हैं। दूसरा ये कर दिया कि ट्रैक्टर जब तक मंडी में नहीं जाएगा तब तक गेट पास नहीं मिलेगा। आप अम्बाड़ा की मंडी लगा रहे हो, अगर 4 गांव की फसल अम्बाड़ा की मंडी में गेहूं की आएगी तो फिर ना ट्रैक्टर जा सकता ना आदमी चल के जा सकता, क्योंकि इतनी ज़्यादा गेहूं आ जाती है कि मंडी में रखने के लिए कोई जगह नहीं होती। लोग सड़कों पे ला करके बाहर खुले में बेचते हैं। ये तब है जब खरीद के अंदर बने हुए बाहर गाँव के अंदर, जहाँ आस पड़ोस के गांव की गेहूं बेची जाती है। हमने महामहिम से समय मांगा है, हम कल या परसों में जब भी समय मिलेगा उनसे मिलेंगे, मिल करके
उनके सामने ये सारी बात रखेंगे। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री की कोई भी अधिकारी जो है उनकी बात को सीरियस नहीं लेता। अगर सीरियस लेता तो फिर मुख्यमंत्री ने हमें जब ये कहा था कि ये जो फैसला है मैं अधिकारियों से बात करूंगा और इसको किसी कीमत पे लागू नहीं होने दूंगा, आज वो ज्यों का त्यों लागू है। इसके लिए हमने अपनी पार्टी की तरफ से एक फैसला किया। हम मुख्यमंत्री को भी कह करके आए थे खुल करके कि अगर आप लोगों ने इसको सीरियसली नहीं लिया, अगर किसान के सामने इस तरह की परेशानी आई, अगर व्यापारी का लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ, तो हमारी पार्टी फिर इसको लेकर के कोई और फैसला नहीं है। हमने आज ही अपने साथियों से बात करी और बात करके ये तय किया है कि हम हर मंडी के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर अपने पार्टी के जिला के जो पदाधिकारी उनकी ड्यूटियां लगाएंगे और वो वहाँ पे एक बाकायदा तौर के ऊपर आड़ती की दुकान के ऊपर एक बड़ा पोस्टर लगाएंगे, बड़ा होल्डिंग लगाएंगे जिसके ऊपर लिखा होगा किसान कष्ट निवारण केंद्र, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की केंद्र ही किसान कष्ट निवारण केंद्र। और जो किसानों की समस्याएं होंगी किसान जब जाकर के हमारे उन साथियों के सामने रखेगा तो फिर वो अधिकारियों से बात करेंगे और अधिकारियों की अगर फिर समझ में नहीं आई तो फिर हम किसानों को साथ लेकर के सरकार को इस बात के लिए मजबूर करेंगे कि वो केंद्र चालू रखे जाएं और किसान की खरीद में किसी किस्म की परेशानी ना हो, इसके लिए आप बंदोबस्त करें। ये तो किसान अपनी मंडी में फसल बेच ना सके, उसको एमएसपी ना देनी पड़े इनको, इसके लिए इन्होंने ये इस तरह का फैसला लिया है। मैं आपको एक बात खुल करके बताना चाहता हूँ और आपके माध्यम से सरकार को भी कहना चाहता हूँ कि आपकी नीयत में खोट है, क्योंकि मंडी में तो टोटल जो गेहूँ है मंडियों की कैपेसिटी नहीं है कि 20% से भी ज़्यादा गेहूँ हरियाणा प्रदेश के किसान की मंडियों में रखी जा सके। तो आपने भी देखी है कितनी दूर दूर तक ढेर लगा दिए जाते हैं और कितने लोग जो है रोक करके रखते हैं कि भाई आराम से बेच करके आऊँगा। और फोकल पॉइंट जो है वो भी एक एक महीने तक उठान भी नहीं होता गेहूँ का, ये हालत होती है। कितनी फसलें खराब होती है किसान की। इसके लिए केवल और केवल एक ही सोच है कि एमएसपी से बचा जाए, एमएसपी ना देनी पड़े। इसलिए इस तरह का एक फैसला सरकार ने लिया है। ये तो किसान के साथ आज इस तरह का व्यवहार सरकार में बैठे लोग कर रहे हैं। दूसरा बहाना तो बनाया जा रहा है ईरान इजराइल युद्ध का, लेकिन कैसे अपने चैत्यों को फायदा पहुंचाया जाए इसके लिए गैस की किल्लत दिखाई जा रही है। पेट्रोल और डीजल जो है लाइनें लगी हुई हैं। मैं खुद उदाहरण हूँ आपके सामने। मुझे यहाँ गैस चाहिए थी, मैंने एजेंसी वालों के पास टेलीफोन करवाया कि भी मेरे घर में गैस के सिलेंडर नहीं है, गैस भिजवाओ जो रूटीन में आप दे करके जाते हैं। उन्होंने कहा जी हमारे पास कोई स्टॉक नहीं है, जबकि हजार रुपया ब्लैक में आम मिल रहे हैं। ये चंडीगढ़ की बात है, पूरे हरियाणा में भी यही हाल है। इवन पेट्रोल और डीजल की भी हालत ऐसी है, ड्राई हो गए पेट्रोल के डीजल के जो पेट्रोल पंप है। फतेहाबाद की खबर है कि वहाँ सारे पंप ड्राई हैं। मुझे लगता है थोड़े दिन के बाद वहाँ भी ब्लैक शुरू हो जाएगी, चोरी से बिकना शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ नौकरियों के अंदर भी जो पढ़े लिखे नौजवान की रोजगार की नौकरी की बात है, उनमें भी इन्होंने तरीका अपना लिया कि भाई हरियाणा प्रदेश के बच्चों को रोजगार ना दिया जाए, उसके लिए मिशन फैल शुरू कर रखा है। उसके साथ साथ राज्यसभा का चुनाव हुआ। मैं कई दिन से लगातार सोशल मीडिया भी
आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी और न्यूज़पेपर्स में लगातार अलग अलग लोगों की तरफ से जो बयानबाजी हो रही थी उसको नज़दीक से देख रहा था कि कौन क्या कह रहा है। एक देवेंद्र काजान नाम का विधायक है, पहली बार चुन करके आया है। उसने तो ये कह दिया कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के दोनों मेंबर इंडिपेंडेंट का फार्म भराने हमारे साथ गए थे। इससे बड़ा झूठ क्या बोल सकता है? एक विधायक है और इस तरह की बात करता है, जबकि हमारे दोनों विधायकों में से किसी ने भी किसी के साथ जाकर के कोई फार्म नहीं भरवाया था। ये तो रिकॉर्ड की चीज़ें होती है। नहीं, ये तो रिकॉर्ड की चीज़ होती है। अगर कोई नॉमिनेशन फाइल कराएगा तो विधानसभा में उसका रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा? उसके लिए उसको हम नोटिस देंगे, उसको भी देंगे जिसने खबर चलाई है, जिस चैनल ने, उस चैनल को भी देंगे, और जिसने वो इंटरव्यू किया है उसको भी नोटिस देंगे कि भी आपने इस तरह की फेक न्यूज़ क्यों चलाई। आपको न्यूज़ चलाने से पहले हमारा वर्जन पूछना चाहिए था और उससे सबूत मांगने चाहिए थे। या तो माफ़ी मांगेगा, और माफ़ी नहीं मांगेगा तो फिर कोर्टों का सामना करना पड़ेगा, फिर कोर्टों में जाकर के सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। राज्यसभा के चुनाव में क्या हुआ, आप लोगों की जानकारी में सारी चीज़ है। मैं एक चीज़ आपके माध्यम से हुड्डा साहब से पूछना चाहता हूँ। 3 बजे तक 87 वोट डल गए थे। 1 वोट बचा था स्पीकर का, 2 वोट बचे थे हमारी पार्टी के दोनों विधायक थे। हुड्डा एजेंट था कांग्रेस की तरफ से, और एजेंट को हर वोट दिखाया जाता है। हुड्डा ने अपनी आंख से सारे वोट देखे थे कि कौन सा वोट कैंसिल होने जा रहा है और कौन सा वोट हमारी पार्टी का बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। ये जानकारी 3 बजे तक हुड्डा साहब को सारी लगी थी। आज हुड्डा ने फिर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरी तरफ से पूछना उनसे, मेरे सामने आने की तो हिम्मत नहीं है, लेकिन आप मेरी तरफ से ये पूछना कि जब 3 बजे तक आपको सारी चीज़ की जानकारी थी तो आपने डिस्क्लोज क्यों नहीं करी? उसके पीछे भी एक राज है नहीं डिस्क्लोज करने के। अगर वो 3 बजे तक डिस्क्लोज कर देता है कि हमारे 8 विधायक 9 विधायक जो है वो कहीं वोट कैंसिल करवा गए, कहीं उसके पक्ष में डाल गए, तो फिर हो सकता था ये तो बीजेपी वाले को जिताने में लगे हुए थे, और हमारा ये फैसला था कि हमारे ऊपर जो रोज़ रोज़ का एक लेवल लगाने की कोशिश की जाती है, हम उसको साफ करेंगे। अगर ये बात पहले सामने आ जाती तो मैं हो सकता है मेरे दोनों विधायकों को ये कह देता भी जाओ जाकर के कांग्रेस के पक्ष में वोट डालो, ताकि ये कांग्रेस से सदा सदा के लिए इनका मुंह बंद हो जाए। एससी समाज, और ख़ास करके एससी समाज का व्यक्ति था, और मैं हर हालत में इस तरह का फैसला ले सकता था। ये जानबूझ करके हुड्डा ने जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो लिया तब तक किसी के भी नाम नहीं लिए। अगर उसने 5 के नाम लिए हैं तो 5 में से 2 तो ये कहते हैं कि हमने तो कांग्रेस को वोट दिया है। हुड्डा इस चीज़ का सबूत पेश करें। करनैल सिंह का भी, जर्नैल सिंह करनैल सिंह जो है उसका भी, और एक वो जो शैली चौधरी है उनका भी। और उसके साथ साथ वो 4 नाम क्यों नहीं बता रहा जिन 4 लोगों ने वोट कैंसिल कराया है? वो नाम भी तो सामने आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? वो भी तो हुड्डा की जानकारी में है सारे के सारे। अगर मेरी पार्टी के दोनों मेंबर वोट डालने जाए, मैं एजेंट हूं, तो मुझे पता होगा कि नहीं होगा कि मेरे वोट कहाँ जा रहे हैं? ये हुड्डा को पता है। ये बात आज आप जरूर पूछना कि आपने चीज़ अब तक भी क्यों छुपा रहे हो। इसलिए छुपा रहा है कि ये सारे के सारे जितने वोट इस तरह के गए हैं, चाहे वो कैंसिल हुए चाहे वो बीजेपी के पक्ष में गए, सारे हुड्डा के चेते लोग हैं, सारे के सारे। उनके नाम सामने आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए?
इसी तरीके से जो खेल इसमें हुआ और बीजेपी के मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि हम तो कांग्रेस की बी टीम है। मैं उस मुख्यमंत्री से भी ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि हमारे वोट का फैसला वो करेगा कि हम करेंगे? हमने किसको अपना वोट देना है ये हमने तय करना है। हमने क्या फैसला लेना है ये हमारी पार्टी तय करेगी। ना कोई कांग्रेसी इस किस्म की बात कह सकता और ना ही मुख्यमंत्री कह सकता। मैं मुख्यमंत्री को भी बाकायदा नोटिस भिजवाऊंगा कि तूने ये बात कैसे कह दी कि हम उनकी बी टीम है। तू साबित करके दिखा इस बात को। इन्होंने तो पोल समझ ली, जो मर्जी जो आए मुंह में आए बोल देते हैं। इनको ये पता नहीं है कल को इन चीज़ों का जब आमने सामने खड़े होंगे तो जवाब देना पड़ेगा। मुझे जब कभी मिला तो हर हालत में सैनी साहब से भी पूछूंगा कि तू बता तो सही, तेरे पास कौन सा पैमाना है जो तू इस तरह की बात कह रहा है। आज हालात बहुत बदतर हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री ये कह देते हैं कि कोरोना काल में जैसे हमें लॉकडाउन लगा करके सारी चीज़ों से निपटना पड़ा, ये तो पार्लियामेंट में कह देते हैं। उन्हीं का मंत्री ये कहता है कि नहीं कोई इस तरह की दिक्कतें नहीं है। आज मुख्यमंत्रियों से भी बैठक कर रहे हैं, पैनिक पैदा करते हैं जानबूझ करके लोगों के अंदर ताकि काला बाजारी करके इनके लोगों की जेबें भरी जा सके। हम इसके लिए महामहिम से समय मांग रहे हैं, मिलेंगे। जो खास करके किसानों वाला मुद्दा है जिसके लिए आज आपको स्पेशली बुलाया, मिल करके हमें महामहिम से कहेंगे कि भी हम मुख्यमंत्री से मिले थे, मुख्यमंत्री ने हमारे आगे हाँ भरी, हाँ भर करके और अपनी बात से बदल गया। कोई और आपने कोई सवाल पूछना है तो? जो मंडियां आप कह रहे 229 जो फोकल पॉइंट है वो बंद करने की, अभी सरसों की जो खरीद शुरू हुई है सरकार ने जो सरसों की जो खरीद है, आप ये देखो आज भी सरसों का जो समर्थन मूल्य है वो सरकार नहीं दे रही। सरसों दो तरह की, एक पीली सरसों है जो सरकार खरीदती नहीं, वो तो बिक रही है 7,000 से ऊपर, और जो काली सरसों है वो सरसों आज भी 5400 रुपये खरीदी जा रही है, जबकि भाव 6000 से ज़्यादा गए। आज भी किसान को 600 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से कम दिया जा रहा है। गेहूं की हालत भी आज ये है कि जो पुरानी गेहूं किसान बेच रहा है अपनी, उसको भी आज 2400 रुपये से कम के रेट के ऊपर बेचने पे मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि उसको एमएसपी के हिसाब से भाव मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। सर, आपने राज्यसभा चुनाव की बात की। राज्यसभा चुनाव में जो 2 विधायक हैं जिन्होंने अपना जवाब कांग्रेस को दिया है, शैलेश चौधरी और प्रज्ञा सिंह, वो तो कह रहे हैं उन्होंने क्रॉस वोट किया ही नहीं। वो तो कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वोट दिखाया था, और अगर हमारा क्रॉस वोट था तो आप आज हुड्डा से फिर पूछना कि भी वो विधायक तेरे मना कर रहे हैं और आप कहते हो कि 5 है। 5 नहीं, हम कहते हैं 9 है। आपको भी पता है 9 लोगों की वजह से आज बीजेपी वाला जो है जीतता जीतता बचा है। 9 क्रॉस हुए कि नहीं हुए, चाहे 4 कैंसिल हुए और चाहे वोट उनके पक्ष में डाला। अगर उनको ये पहले पता लग जाता कि भी इस तरह की बात हो सकती है तो हुड्डा एक आधा और दे देता इनको। ये छुपाया क्यों? इसी बात का जवाब पूछ लेना ना आप कि भी आपने काउंटिंग तक ये बात छुपा करके क्यों रखी? आपने 3 बजे क्यों नहीं बताई? और चलो 3 बजे भी नहीं बताई तो 5 बजे बता देते, जब बंद हो गया था तब बता देते। छुपाया क्यों? तो आपके मुताबिक जो 5 फुट क्रॉस की बात हुई, वो नोटिस के अलावा वो दूसरे भी हो सकते हैं 5 फुट क्रॉस करने वाले? ये हुड्डा बता सकता है, और ये मैं भी आपको बता दूंगा, समय आने दो थोड़ा सा।
मैंने शाही कांड में नहीं बता दिया था कौन कौन है जिम्मेवार इसके, ये भी बता दूंगा। क्या इसके पीछे सब वजह लगती है? है 5 क्रॉस 4 एलसी हो गए, क्या इसके पीछे आपने कुछ जानकारी मिली हो? क्या वजह क्या है? वो मैं फिर बताऊंगा, पहले हुड्डा से पूछो आप, मैं तो बता ही दूंगा, रैंक टिका के बता दूंगा एक एक का नाम कि कौन कौन डूबे है। वो सर पूछ लेंगे आपको कोई नाम हो तो क्रॉस में निकाल नाम आपके पास हो कोई ढंग से भाई वो पक्का करें। मैंने बता तो दिया आपको, आप एक बार पूछो सही कि मेरा उसकी जबान से सारी बात आ जाए। हैं आप ये देखो, 2 बार चीफ मिनिस्टर रहा, 2 बार अपोजिशन लीडर रहा, वो भी जिस दिन विधायक भेज रहा था हिमाचल में, आप लोग पूछ रहे थे कहाँ गए विधायक, क्या कह रहा था, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। तेरे को पता नहीं है तो किसको पता है? तेरा छोरा साथ जा रहा है, तेरे और एमपी साथ जा रहे हैं, तेरे बहुत से चैत्य लोग इनके साथ में हैं, मतलब इसमें छुपाने वाली क्या बात थी? सीधा कहता कि हम तो ट्रेनिंग के लिए हिमाचल भेज रहे हैं अपने लोगों को। उस दिन भी तो कोई राज था तभी छुपा रहा था ना। तो आज जो मैंने आपसे कही वो पूछना जरूर, बताना मुझे। सर इसमें जो भाजपा का जो वोट डिवेल हुआ है उस पर भाजपा ने कुछ बोल दिया, वो मुख्यमंत्री से पूछो, उसको पता है, वो बताएगा। वो भी नहीं बताएगा तो उसका भी बता दूंगा। सर सैनी साहब लगातार पंजाब में जा रहे हैं, अब ये बात आ रही है कि हरियाणा वाले बोले कि पंजाब का, मैंने आपको उस दिन क्या कहा था, पर्ची लिख करके देता हूँ, याद है? मेरी वाली बात ठीक निकली कि नहीं? ये पंजाब में सैनी जा रहा है, ये बीजेपी का नाश करके आएगा, देखना, ये भी लिख के ले लो। तो सर उनका कहना है, पंजाब का कहना है कि भाई ये यहाँ पे घूमते रहते हैं, तो कानून व्यवस्था तो हरियाणा की खराब है, हरियाणा वाले बोल रहे हैं उनकी खराब है। हरियाणा में तो कानून व्यवस्था आपको दिख ही रही है। अभी थोड़ी देर पहले एक दैनिक भास्कर की खबर आई है कि भाजपा के एक नेता को 10 करोड़ रुपए फिरौती मांगी गई है। जितने लोगों को सिक्योरिटी दे रखी है इन्होंने, उसमें बकायदा ये लिख रहे हैं पीछे कि थ्रेट की वजह से सिक्योरिटी दी है। तो ये बता दें, जिन लोगों ने इनको थ्रेट करा है अब तक, उनमें से कितने लोगों को सरकार ने पकड़ने का काम किया? कौन है थ्रेट करने वाले? ये सारे वो लोग हैं जिनको सरकार का संरक्षण है, इसलिए उनके नाम सामने नहीं आ रहे, इसलिए उनको पकड़ा नहीं जा रहा। इसके अलावा सर एक सवाल है, अभी पहले तो 590 करोड़ रुपए आईडीएफसी बैंक में फर्जीवाड़े तरीके से गलत अकाउंट, अभी नगर निगम पंचकूला का 160 करोड़ रुपए, ये किस तरीके? अगर पूरे प्रदेश की इस तरह की जानकारी ली जाएगी तो ये कई हजार करोड़ का मामला मिलेगा। इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे भी सर्विस करते हैं, उनकी फैमिली के मेंबर बैंकों में जॉब करते हैं, और वो अपनी अपनी जगह पे कहीं मजबूत पकड़ वाले हैं। उन्होंने ये सारा खेल कर रखा है। उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय किसी ना किसी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। प्राइवेट बैंकों में अकाउंट सरकार खुलवा खुलवा ही नहीं सकती। नेशनलाइज बैंक के इलायदा सरकार का पैसा किसी दूसरे बैंक में नहीं रखा जा सकता। ये जो पैसा रखा है तो किसने रखा है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, ना कि वहां जो कोई कलरक बैठा है उनके खिलाफ। जिस डिपार्टमेंट का पैसा गया है, जिस हेड ने पैसा करवाया जमा, उससे जवाब तलब होना चाहिए।